तो आई थिंक हम लोग लाइव है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, देन आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, परफेक्ट। तो यूट्यूब पे भी दिखा रहा है हम लोग यहाँ पर लाइव है। मैं इस लाइव स्ट्रीम को एक बारी शेयर कर देता हूँ और आप भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ज्वाइन कर सके। ठीक है, ठीक है, चलिए परफेक्ट। यूट्यूब बाबा की यहाँ पर नोटिफिकेशन वह भी आ गया है, तो धन्यवाद यूट्यूब बाबा जी, आपने नोटिफिकेशन भेज दिया हमारे प्यारे बच्चों को। आज की इस लाइव स्ट्रीम में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बोले तो हिंदी ऐच्छिक जो विषय है, इसका आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सैंपल पेपर देखने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो जिन बच्चों ने सैंपल पेपर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके जाकर के सैंपल पेपर नंबर 1 की वीडियो देख लीजिए। आपका जो 19 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है, जो हम वीडियो बनाते हैं और ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी बच्चों के लिए कि इस तरह के सैंपल क्वेश्चन पेपर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो है 20 सैंपल पेपर का आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप VSP7, ठीक है, VSP07 ये वाला डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे जा करके देते हैं, तो आपको जो 20 सैम्पल पेपर है हिंदी का वो केवल 99 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, ओनली 99 रुपीज़ में आपको 20 पेपर मिल जाएगा, यानी कि 5 रुपये का एक पेपर आपका पड़ा। तो आज ही सैम्पल पेपर परचेज कीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। हेलो सर, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है। क्वीन ऑफ हार्ट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, तो ये बहुत दिनों बाद आज लाइव स्ट्रीम ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। और बात करें बोर्ड का एक्चुअल पेपर आता कैसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आएगा, एक सीरीज नंबर है, सेट नंबर वगैरह ये सब लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आप सारा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य निर्देश की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है, मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से सामान्य निर्देश आपको बता दिया था। फिर भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे अगर बात करें हिंदी के पेपर की, तो 2 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब करके, बोले तो सेक्शन ए और बी कह सकते हैं। खंड अ में मेनली एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, और खंड ब जो रहेगा उसके अंदर आपका जो थ्योरिकल क्वेश्चन होता है जिसका लिख करके आंसर आपको देना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 है, टोटल 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी अनिवार्य है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बातें बेसिकली बताई गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मतलब दिख रहा होगा आपको, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए बच्चों, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। चलिए, हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर वस्तुपरक प्रश्न जो है हमसे पूछे जाएंगे। अपठित बोध वाला जो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। जैसे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनेकता में एकता, यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है, तथापि अपने आचार विचार की एकता के कारण यहाँ सामाजिक संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति को लेकर के, इसकी विशेषताओं को लेकर के ये पूरा पूरा गद्यांश आपका दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है सर, अब लाइव डेली होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि डेली एक लाइव स्ट्रीम जरूर लूँ आपके लिए। ठीक है,
तो ये हमारा इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पहला लाइव स्ट्रीम है, तो पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं बच्चों। पूरा गद्यांश हम लोग यहाँ रीड नहीं करने वाले हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा इस वीडियो का, इसीलिए। ठीक है, चलिए परफेक्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश में सामाजिक विरासत किसे कहा गया है। तो गद्यांश के अंदर बात करें सामाजिक विरासत को, तो वो संस्कृति को कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों? संस्कृति को। आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसी के अंदर मोस्टली आपको आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता किसे माना गया है। तो भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों, अनेकता में एकता, ये बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जाति, धर्म, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। आप ये मानेंगे नहीं कि भैया बहुत, मतलब आप 12th अभी जब पार होंगे ना, मतलब 12th क्लास आपका जब क्रॉस होगा, तो थोड़ा सा भारत भ्रमण कीजिएगा, भारत को घूमिएगा, आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे और आप सोचेंगे यार इतने अलग अलग तरह के लोग एक देश में कैसे रह पा रहे हैं। ठीक है, आप खुद यहाँ पर चौंक जाएंगे। इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है उसकी एक विशेषता की बात की जाए तो अनेकता में एकता वाली हमारी विशेषता है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, तो अंग्रेज लोग बोलता था कि ये देश बनेगा, यहाँ पे ये सारा मिलके एक देश हो ही नहीं सकता, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर रहने वाले। आप देखेंगे साउथ साइड में चले जाइए, वहाँ पर तमिल बोलने वाले और अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। नॉर्थ में आ जाइए, यहाँ अलग कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम में अलग, फिर भी हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है बच्चों। तो ये ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सामाजिक संस्कृति का रूप दिखाई पड़ने का क्या कारण है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकता। भारत के अंदर जो सामाजिक संस्कृति का रूप दिखाई पड़ता है, इसका कारण है भैया हमारी एकता। हमारी एकता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक कहावत भी सुना होगा कि एकता में बल होता है, तो वो बात बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है कि हमारी जो एकता है यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और भारत में सामाजिक संस्कृति का रूप जो दिखाई पड़ने का कारण है वो भी एकता ही है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति किसका मिश्रण है। तो जो भारतीय संस्कृति है बच्चों, ये आध्यात्मिकता और भौतिकता का मिश्रण है। ठीक है, तो ये ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, लाइव स्ट्रीम पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, जैसे अभी तो हिंदी का आपको सैम्पल पेपर का वीडियो देखने को मिल रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, सारे सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे। आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके। और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पहले का पांचवा कि गद्यांश के अनुसार भारतीय संस्कृति की विशिष्टता नहीं है। ये जो गद्यांश अभी हमने देखा, इसके आधार पर आप कह लीजिए ये कौन सी चीज है जो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो वह है भैया स्थिरता। ठीक है, ये आपका ग वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभ्यता का अनुसार, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टाइप है, सभ्यता का अनुसार किससे लगाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से है, एक सेकेंड, हाँ ये होगा इस तरह से कि सभ्यता का अनुमान, ये है ना, सभ्यता का अनुमान किससे लगाया जा सकता है। ये एक जो सकता है एक्स्ट्रा आ गया है, मिसटाइप ये हो गया आपका। ठीक है, तो सभ्यता का जो अनुमान है बच्चों वो लगाया जा सकता है आपका भौतिक सुख सुविधाओं से। ठीक है, कि किस तरह से सभ्यता रही होगी, इनकी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है उससे हम सभ्यता का अनुमान लगा सकते हैं। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं बच्चे, मेरे पास यहाँ पर परफेक्टली शो कर रहा है हर एक चीज़। आई थिंक आपके उधर नेटवर्क इशू होगा,
मेरे यहाँ पर परफेक्टली शो कर रहा है। मैं एक दूसरे फ़ोन में भी यहाँ पर खोल रखा है मैंने लाइव स्ट्रीम, जिसमें मैं चेक कर सकूँ कि कैसा चल रहा है। तो परफेक्ट चल रहा है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आचार और विचार पक्ष की प्रधानता किस में होती है। तो आचार और विचार पक्ष की जो प्रधानता है वो बच्चों आपका संस्कृति में होती है। ये पूरा गद्यांश हमारा संस्कृति के ऊपर ही, संस्कृति और सभ्यता इन चीज़ों के ऊपर ही हमारा बेस्ड है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें मेनली आंसर संस्कृति ही है, ठीक है। तो ये आपका ग वाला विकल्प आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में एक दूसरे का पूरक किसे बताया गया है। अब देखिए पूरक का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पूरक का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, समझ रहे हैं आप, एक के बिना दूसरा अधूरा। जैसे एक तलवार होती है, ठीक है, एक तलवार होती है और तलवार को हम एक मयान में रखते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर तलवार मयान में नहीं रहेगी तो मयान का कोई वो नहीं है, ठीक है, और मयान तलवार में नहीं रहेगी तो तलवार का कोई वो नहीं है। इसको और आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक टीवी होता है, ठीक है, टीवी से भी आसान बताऊं तो आपका फ़ोन का चार्जर, ठीक है, आपके फ़ोन का जो चार्जर है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो किससे चलता है, बिजली से चलता है। किससे चलता है भैया, बिजली से चलता है। अब बिजली नहीं होगी तो इस चार्जर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप चार्ज नहीं कर सकते। और ये चार्जर नहीं है तो इस बिजली का क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बिजली भी डिपेंड है चार्जर के ऊपर और चार्जर भी डिपेंड है बिजली के ऊपर, समझ रहे। उसी तरह से टीवी होता है, टीवी रहेगा और यहाँ पर बिजली रहेगा तो चल सकता है। अब मान लीजिए खाली बिजली है टीवी नहीं है तो आप देखेंगे क्या, है कि नहीं। तो एक के बिना दूसरा अधूरा। जैसे आपके माता पिता हैं जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है, तो आपके माता पिता हैं वो बेशक कभी कभी जो है यहाँ पर मनमुटाव हो जाता है, मैंने देखा है अक्सर, और बहुतों का नहीं भी होता है, ठीक है। तो क्या है उनकी शादी हो गई है और जो है सो कि परफेक्टली अब उनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। या औरों के जो माता पिता होते हैं, तो जब शादी हो जाती है, मैं यहाँ पर मेन बात कर रहा हूँ शादी की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब शादी हो जाती है तो दो जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा ही रहेगा। हमारे भोले शंकर जी है, ठीक है, और पार्वती माता जी है, पार्वती माता जी। तो शंकर जी जो है पार्वती माता जी के बिना अधूरे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं पूरक शब्द का मतलब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। तो पूरक शब्द का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश में एक दूसरे का पूरक किसे बताया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में एक दूसरे का पूरक जो है सभ्यता और संस्कृति को बताया गया है। संस्कृति के बिना सभ्यता अधूरा है और सभ्यता के बिना संस्कृति अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है। ठीक है, कौन सी विशेषता के कारण, तो अनेकता में एकता, ये जो विशेषता है ना, ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता है जिस कारण से भारतीय संस्कृति विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको सैंपल पेपर का पीडीएफ बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है लिंक कह रहा हूँ मैं, लिंक नहीं है वो है क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको सैंपल पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे, हिंदी का भी मिल जाएगा, अभी आपको पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और भी सैंपल पेपर अगर आपको चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब के भी सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप वहां जाकर के बाय कर सकते हैं। VSP07 लगाना नहीं भूलिएगा, VSP07 लगाएंगे तभी आपको 50% की भारी छूट देखने को मिलेंगी। वैसे तो 199 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अगर आप VSP07 ये कूपन कोड बताते हैं उनको तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में आपको वहां पर 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो जरूर जाइए, उसे परचेज कीजिए और अपनी जो बोर्ड की तैयारी है उसको और बेहतर ढंग से कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए
10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, अतीत से विरासत के रूप में हम किसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत से विरासत के रूप में हम संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं। यही करते ही आए हम, अपने अतीत से हम अपनी संस्कृति को प्राप्त करते हैं विरासत के रूप में, ठीक है। और हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो अतीत से विरासत के रूप में हम संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़ना है और सही आंसर जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखना है। तो इस तरह से ये आपका काव्यांश है कि मैंने गढ़े ताकत और उत्साह से भरे भरे कुछ शब्द, जिन्हें छीन लिया मठाधीशों ने, दे दिया उन्हें धर्म का झंडा। उम्मादी हो गए मेरे शब्द, तलवार लेकर मिटाने लगे। तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो ये आप काव्यांश देख सकते हैं इस तरह से बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि मठाधीशों ने उत्साह भरे शब्दों को क्यों छीना। ठीक है, मठाधीशों ने उत्साह भरे शब्दों को क्यों छीना, क्योंकि धार्मिक उन्माद जगाने के लिए, ठीक है, इसीलिए मठाधीशों ने उत्साह भरे शब्दों को छीना। ठीक है, क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए। दूसरे क्वेश्चन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तलवार शब्द आत्मघात की ओर संकेत करता है। दूसरा, तलवार शब्द सुरक्षा की ओर संकेत करता है। तीसरा, तलवार शब्द निष्क्रिय की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? केवल दूसरा, केवल पहला, केवल तीसरा या फर्स्ट एंड थर्ड? बताइए कौन सा बच्चा बताएगा। यहाँ पर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? है कोई नौजवान जो बता सके? ABCD क ख ग घ क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा है नौजवान जो बता सके? देखिए जरा कौन सा बच्चा आज बता सकता है। केवल 18 लाइक की संख्या बढ़ाइए यार, पूरा साल मेहनत करते हैं आपके लिए। दबा के लाइक और शेयर इस तरह से कर दीजिए, अपना प्यार बरसाइए इसी तरह से, है कि नहीं बच्चों। चलिए बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क ख ग घ। हासिम, आई थिंक मैंने आपका नाम सही लिया है। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल फर्स्ट। आप देखेंगे फर्स्ट में क्या बताया गया है, तलवार शब्द आत्मघात की ओर संकेत करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। और एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि आपका बोर्ड का तैयारी कैसे चल रहा है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर बताते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी उनकी कैसी चल रही है। देन आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई थिंक ठीक चल रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी, क्योंकि ऑलमोस्ट तो ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर अप कर ही लिया था। सर ठीक ही चल रही है, ठीक ही चल रही है, एकदम मस्त चल रहा है। चलिए सर, अच्छी चल रही है। क्वीन ऑफ हार्ट, ऐसे गोल्ड। सर अभी तो मौज चल रहा है बेटे, पढ़ लो, ठीक है। अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कवित्री किस उम्मीद से शब्दों को बो रही है? कवित्री किस उम्मीद से शब्दों को बो रही है? तो सही अर्थ प्राप्त करने की उम्मीद से कवित्री जो है वो शब्दों को बो रही है। टेंशन हो रहा है सर। आसिम, देखिए बच्चे, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर ज़रूर यहाँ पर बाय कर लीजिए, ठीक है।
वो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, और बिल्कुल भी मान लीजिए कि ज़ीरो लेवल पे है, अभी ज़ीरो लेवल पे मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है, और उसने वो 20 सैम्पल पेपर जो है वो कर लिए, ठीक है, 20 छोड़िए 10 सैम्पल पेपर कर लिए यार, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ना केवल वो बच्चा पास हो सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता है अगर उसने वो 20 सैम्पल पेपर में से 10 सैम्पल पेपर भी बहुत अच्छे से किया तो। क्योंकि ये जो आपको 20 सैम्पल पेपर दिए जा रहे हैं, आज तक का जो अनुभव है ना हमारा, वो सारा अनुभव इस सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न है 2024 का सीबीएसई का, उसके आधार पर ये सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आपने 10 पेपर भी कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने तो, मेरे टाइम पे तो ऐसा देने वाला कोई था ही नहीं, फिर भी मैंने पॉलिटिकल साइंस वगैरह की बात करें तो 1-2 सैम्पल पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सैम्पल पेपर किए होंगे। और मेरे 100 में से, उस टाइम पे 100 नंबर का पेपर आता था, 100 में से 95 मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम में, 2 से 3 सैम्पल पेपर करने पे। और हम आपको यहाँ पर 20 पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं विथ आंसर। सोचिए, विथ आंसर अगर आपने वो कर लिए, किसी बच्चे ने 20 कर लिए तो भैया सोने पे सुहागा है, ठीक है, और किसी ने 10 भी कर लिए तो भी बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत बड़ी, समझ रहे हैं आप। तो आज ही सैंपल पेपर लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पंक्तियों में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। पंक्तियों में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर है आपका नेताओं के लिए। किसके लिए बच्चों? नेताओं के लिए। अच्छा, एक बच्चे यहाँ बोल रहे हैं साहिल सर सैंपल पेपर तो फ्री में मिल जाते हैं। बच्चे यहाँ पर आपको हमारे सैंपल पेपर का खासियत बता देते हैं। जो आपको सीबीएसई द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है या डीओई की तरफ से जो आपको पेपर मिलता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या होता है, आंसर्स की जो लैंग्वेज होती है बहुत टफ होता है। सीबीएसई एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा, और डीओई के द्वारा 1 या 2 पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी आपका बिना आंसर का, डीओई की तरफ से तो बिना आंसर का आता है। और हमारे द्वारा 20 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी आपको विथ आंसर। और आंसर ऐसे जो मैंने खुद मुंह से बोल बोल करके आंसर लिखा है आपके लिए, ताकि आप सभी बच्चे आसानी से उन आंसर्स को याद कर सके, ठीक है। और 20 सैंपल पेपर है, समझ रहे हैं आप, 20 सैंपल पेपर। अगर आप 10 ईयर खरीदने जाते हैं ना, जिसमें 10 साल का आपको पेपर देखने को मिलता है, वो भी आपका मिनिमम 200 रुपये तो लग ही जाता है उसमें, ठीक है। 200 रुपये का 10 ईयर आता है, जिसमें आपको 10 पेपर देखने को मिलेगा, 10 ईयर, पिछले 10 साल का सैंपल पेपर। और यहाँ केवल आपको 99 रुपीज़ में 20 पेपर देखने को मिल रहा है, समझ रहे साहिल। तो और ये एक दिन की मेहनत नहीं है बच्चे, पिछले 1.5 महीने से हम लगे हुए, दिन रात एक कर रखा था इस सैंपल पेपर के लिए। एक चीज़ मन में ठान रखा था कि भाई बच्चों को आज इस साल ये देना है तो देना है। और अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता तो हम इसका प्राइस 400 रुपये 500 रुपये रखते, ठीक है। पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है बच्चे। उद्देश्य ये है कि अगर एक बच्चा 20 सैंपल पेपर लेता है, उसमें से 10 भी कर लेता है, ठीक है, तो वो बहुत कुछ कर जाएगा। क्योंकि अगर हम 10 सैंपल पेपर देते तो हो सकता था बच्चा उसमें बोलता 10 है यार, चलो 5 कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हमने 20 दिया है तो बच्चा सोचेगा अरे यार 20 तो नहीं कर पाऊंगा, 10 कर लेता हूँ। और 10 कर लिया ना भैया, गजब। चलिए, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा। 5वां क्वेश्चन में इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ, 5वां क्वेश्चन है कि कवि बाधाओं को दूर करने हेतु क्या बनने के लिए कहता है। तो कवि जो है बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय बनने के लिए कहता है। सक्रिय मतलब एक्टिव रहो। आपको भी पता है, देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं एक्टिवली करते हैं तो अच्छे से होगा। लेजी तरीके से करते हैं, अरे यार कर लूंगा यार, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अरे छोड़ने यार देख ही जाएगी, तो वो काम आपका बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, मतलब कर नहीं पाएंगे उस काम को आप। तो कवि कहता है बाधाओं को दूर करने के लिए कि भैया एक्टिव रहो, सक्रिय रहो। जैसे आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हो ना, ऑनलाइन रहते हो, तो रियल लाइफ में फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। सर सैंपल पेपर कैसे मिलेगा? सैंपल पेपर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वो नंबर यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज दीजिएगा
और वहाँ से आपको सारा जो आगे का प्रोसेस है वो पीछे से टीम आपको बता देगी। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है आपका 85, मैं लिख दे रहा हूँ, जिस भी बच्चे को लेना है वो जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकता है, 955194 और ये है 30। ठीक है, 8595519430 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर हमने दे रखा है और आपको टीम जो है रीच आउट कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, छठा क्वेश्चन कि इंसानियत से भरे ढेर सारे शब्दों को किसने अगवा कर लिया है। ठीक है, तो इंसानियत से भरे ढेर सारे शब्दों को नेताओं ने अगवा कर लिया है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कुर्सी किसका प्रतीक है। तो ये जो काव्यांश है बच्चों, इसमें कुर्सी जो है वो सत्ता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों, सत्ता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश का मूल संदेश क्या है। ठीक है, ये जो काव्यांश है ये मूल रूप से क्या संदेश देना चाहती है। तो ये जो काव्यांश है बच्चों, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इसका संदेश देना चाहती है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्नों के अंदर, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये अभिव्यक्ति माध्यम के आधार पर होंगे, उस बुक के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इस तरह से, तीसरे का पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो समाचार की विशेषता है। तो रेडियो समाचार की विशेषता है बच्चों कि इसमें शब्द और आवाज ही सब कुछ है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप एक रेडियो लीजिए, ठीक है, रेडियो में क्या होता है भैया, उसमें आप शब्दों को सुन सकते हैं और आवाज़ को सुन सकते हैं। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बस ऐसे ही बताने के लिए आपको ये बना दिया। ठीक है, तो जो रेडियो होता है, रेडियो समाचार जो आ रहा होता है कि नमस्कार, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, ठीक है, और आज ये खबरें हैं आपके लिए, देखिए आज देश दुनिया में ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। रेडियो मैंने भी सुना है और आज भी कभी कभी मन करता है तो सुन लेता हूँ। वैसा वाला फिजिकल रेडियो तो नहीं है, मेरे फ़ोन में रेडियो है, रेडियो का ऐप, तो उस पर क्लिक करके सुन लेता हूँ कभी कभी मन करता है। तो आप भी सुन लिया कीजिए, अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होते हैं रेडियो के अंदर, क्योंकि उसके अंदर विजुअल तो दिखेगा नहीं। विजुअल देखने के लिए तो आपके पास स्मार्टफोन है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बिना दृश्य के रिपोर्टर से मिली जानकारी के अनुसार एंकर द्वारा सूचनाएं पहुंचाना क्या कहलाता है। बिना दृश्य के, देखिए यहाँ पर टीवी पे आप देखते होंगे इस तरह से कि दृश्य कभी कभी नहीं दिखाया जाता है। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो उसका कोई विजुअल आपको नहीं दिखाया जाता है। तो बिना दृश्य के रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर कि हाँ, मेरे संवाददाता, मेरे रिपोर्टर भी वहाँ पर उस जगह पे स्थित है और इस तरह से वहाँ पर ये सारे चीज़ हो रहा है, इसके अनुसार जो जानकारी मिलती है, इन सूचनाओं को पहुँचाने को क्या कहलाता है ये। ठीक है, तो इसे ड्राई एंकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टर होता है, बिना दृश्य के रिपोर्टर से मिली जानकारी के अनुसार एंकर द्वारा सूचनाएं पहुंचाना, ये ड्राई एंकर कहलाता है। ठीक है, क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी पत्रकार के कार्य के लिए सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता एवं स्पष्टता क्या है। ठीक है, तो किसी पत्रकार के कार्य के लिए तो ये सारी चीज़ जरूरी ही है। और बात करें ये है क्या, तो ये है भैया सिद्धांतों की महत्वपूर्ण बैसाखियाँ। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी पत्रकार हो, उसका काम करने का तरीका होना चाहिए सच्चाई भरा, संतुलन भरा, ठीक है, बैलेंस लेकर के चलना चाहिए, उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, स्पष्टता के साथ अपना काम करना चाहिए। ठीक है, जो भी पत्रकारिता कर रहा है, तो ये आपका ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट है। बीट क्या है भैया, तो बीट के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि संवाददाताओं के बीच रुचि व ज्ञान के अनुसार विभिन्न विषयों के निर्धारित काम का जो है सो कि ये किया जाता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ रखा है। बीट में क्या होता है बच्चों, जो संवाददाता होते हैं, ठीक है, उनकी रुचि के आधार पर, उनके ज्ञान के अनुसार उनका काम बांट दिया जाता है। कि मान लीजिए संवाददाता ए है, अब इनको क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इनको पॉलिटिक्स का पूरा दे दिया जाएगा जिम्मा कि भैया आप पॉलिटिक्स यानी राजनीति को लेकर के पूरा का पूरा जिम्मेदार है, इसकी खबरों को लेकर के। और एक बी नाम के संवाददाता है, इनको यहाँ पर स्पोर्ट्स यानी कि खेलों के बारे में काफ़ी रुचि है और काफ़ी ज्ञान भी है, तो इनको खेलों के ऊपर पूरा दे दिया जाएगा कि इसके लिए आप जिम्मेदार है। ठीक है, तो संवाददाताओं के बीच रुचि और ज्ञान के अनुसार, रुचि मतलब इंटरेस्ट और ज्ञान मतलब नॉलेज, इसके अनुसार जो काम का विभाजन किया जाता है, इसी को ही मीडिया की भाषा में बीट कह देते हैं। ठीक है, या बीट रिपोर्टिंग कह देते हैं। तो ये जो क वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि समाचार पत्रों के किन लेखों में तकनीकी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समाचार पत्र के बच्चों जो संपादकीय लेख होते हैं इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के अंदर। यहाँ पर जो आपकी अंतरा वाली बुक है ना उसके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको चयन करना है। यानी आपको ये काव्यांश को पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो इस तरह से काव्यांश आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, अब इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बरसाती आंखों डैश 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 करुणा जल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है कि यहाँ के निवासी दया करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से ओत पोत है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताना चाहूँगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाता है मेरे पास हमसे, मतलब कि क्योंकि सर इसमें क्या होता है ना, ये कुछ लाइनें दे दिया है, अब इसको समझना पड़ता है कि ये है कैसा, क्या बता रहा है इसमें। क्योंकि क्या होता है आपका जो गद्यांश होता है उसमें तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाती है कि ये गद्यांश पढ़ लिया, ठीक है, प्रदूषण के ऊपर ये गद्यांश दे रखा है, अच्छा प्रदूषण से रिलेटेड इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तुरंत पता चल जाता है। लेकिन ऐसे जो कविता वाले क्वेश्चन होते हैं ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भैया, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। भैया अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ में। मैंने भी अपने टाइम पे इस चीज़ को लेकर के बहुत प्रैक्टिस किया था, तभी जा करके काफ़ी अच्छा गया था मेरा हिंदी का पेपर। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ है भैया, शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी हम सैम्पल पेपर करवा रहे हैं 10, 15, 20 जो भी है आप उनको जरूर करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर तो करवा ही दूँ हिंदी का। ठीक है, बाकी आप सभी का प्यार जो है वो अपना बनाए रखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में वर्णन है। उपयुक्त पंक्तियों में क्या वर्णन है? तो यहाँ पर है भारतीय संस्कृति की उदारता व विशालता का वर्णन है, साथ ही साथ यहाँ पर वर्णन है भारत की प्राकृतिक सुषमा का, ठीक है, जो का होता है उसका वर्णन है। तो ये आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से जो फोर्थ वाला है उपयुक्त, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह रचना साहित्य की कौन सी विधा है? ये रचना साहित्य की गीत विधा है बच्चों। ठीक है, दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल में उषा रूपी पनिहारिन अपने घड़े से कौन से सुख उड़ेलती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नवीन आशा, उमंग और उत्साह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किस पंक्ति में है? तो इसका जो प्रयोग है बच्चों, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, इस पंक्ति के अंदर रूपातिशयोक्ति, ठीक है, इसका अलंकार का प्रयोग है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न के अंदर। यहाँ पर बोला गया है ये आपको गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़िए और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। यहाँ पर धर्म के रहस्य वाला ये गद्यांश है। ठीक है, इस तरह से है कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान जो है सो कि ढलका कर सुन ले। तो इस तरह से आपका ये दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है बच्चों, 23 बच्चे वॉचिंग पे है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह के वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, चलिए परफेक्ट। साबिर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन नहीं होता बच्चे, आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो। ठीक है, फ़ैन वैन कुछ नहीं होता, बस आप सभी तैयारी अच्छी कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत जम कर तैयारी कीजिए। अब कोई भी कसर मत छोड़िए, वो इंस्टाग्राम पे रील वील देखना थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, वो इससे क्या होगा कि थोड़ा तैयारी में आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। चलिए
परफेक्ट। तो इस तरह से आपका दिया गया है। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा कौन ना करे। जो धर्म का रहस्य होता है उसको जानने की इच्छा कौन नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तो प्रत्येक मनुष्य को धर्मों के जो रहस्य है उसको जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धर्माचार्यों का क्या कहना है? धर्माचार्य वो होते हैं जिनको धर्म का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे शंकराचार्य हो गए हमारे, जो हमारे धर्म में बहुत पवित्र है और उनको हाथ जोड़ करके मेरा नमन है। ठीक है, तो इस तरह के जो धर्माचार्य होते हैं उनका क्या कहना है? तो जो धर्माचार्य है उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का रहस्य जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हम जो कहे केवल उसी को सुने। ठीक है, ये कहना है भैया। इस हिसाब से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क व ख दोनों। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्माचार्य जो है किस वस्तु का उदाहरण देते हैं? सो जो धर्माचार्य हैं वो आपका घड़ी का उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं बच्चों? घड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी के बस की क्या बात नहीं है? आम आदमी जो होता है उसकी बस की क्या बात नहीं है? तो धर्म का रहस्य जानना, ये सब की बस की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद शास्त्र धर्माचार्यों का क्या कार्य है? जो वेद शास्त्र धर्माचार्य होते हैं उनका क्या कार्य है? तो घड़ी को भली भांति देखना, घड़ी को ठीक करना, घड़ी के पुर्जे के बारे में जानना। उपरोक्त सभी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों जो ऊपर बताया गया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2। जो आपकी अंतराल वाली पुस्तक है ना, उसके अंदर से आपका यहाँ पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सुभागी जो है सो कि किसकी पत्नी थी? तो सुभागी जो थी भैया वो आपका भैरव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भैरव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था? ये किससे रिलेटेड है? कौन सा बच्चा बताएगा? नायक राम से रिलेटेड है, सूरदास से रिलेटेड है, ठाकुर दीन से रिलेटेड है, या फिर जगधर से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है ये? चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था? क ख ग घ क्या करेक्ट आंसर होगा? है कोई नौजवान जो बता सके? देखें जरा। परफेक्ट परफेक्ट, सूरदास से। यहाँ पर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं पिन कर दूंगा। आज के लिए होमवर्क रहने देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका करेक्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसके आंसर को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है कि उपचेतना का क्या तात्पर्य है? तो उपचेतना का तात्पर्य है बच्चों नींद में जागते रहने का एहसास। किसमें जागते रहने का एहसास? नींद में जागते रहने का एहसास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट की गंध कैसी लगती थी? हल्दी के रंग हल्दी मिलाई हुई। ठीक है, अगला है वनस्पतियों की उत्कृष्ट गंध जैसी, पसीने की बू जैसी, या मिट्टी की गंध जैसी? कौन सा बच्चा बताएगा? जो विश्वनाथ था उसको अपनी माँ के पेट की गंध कैसी लगती थी? हल्दी मिलाई हुई, या इस तरह से रंग हल्दी मिलाई पूड़ी जैसी, वनस्पति की उत्कृष्ट गंध जैसी, पसीने की बू आती थी, या मिट्टी की गंध होती थी? लिख करके बताइए प्रॉपर। देखूं जरा कितने बच्चे बता पाते हैं। 19 बच्चे वॉचिंग पे है। देखें जरा कितने बच्चे यहाँ पर आंसर बता पाते हैं। है कोई नौजवान जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सके? चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर होगा बच्चों रंग हल्दी मिलाई पूड़ी जैसी लगती थी। उसको अपनी विश्वनाथ को अपनी माता जी का जो पेट का गंध था वो रंग हल्दी मिलाई पूड़ी जैसी लगती थी, मिट्टी के जैसी नहीं, मिट्टी के जैसी नहीं लगती थी बच्चे। क वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाठ में आए फूलों का नाम है? ठीक है, गुलाब का, कमल का, गेंदे का, या उपरोक्त सभी? इनमें से
कौन सा पाठ में आए फूलों का नाम है? बताइए। गुलाब, कमल, गेंदा या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कमल का। ठीक है, ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है कि मालवा में पहले जैसा वर्षा न होने का क्या कारण बताया गया है? तो मालवा के अंदर पहले जैसा वर्षा नहीं होता है, तो इसका कारण बताया गया है बच्चों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस कारण से वहां पर पहले जैसा बारिश नहीं होता था। पर्यावरण प्रदूषण भी एक तरह से कह सकते हैं, वनों कटाई नहीं हो सकता, पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक, लेकिन जो मेन रहेगा आपका, देखिए ये ऊपर के दो देखिएगा तो ये भी काफ़ी रिलेवेंट लगेगा, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग वाला। ठीक है, रिलेवेंट आंसर देते हैं आपको कि हाँ बच्चा इस पर सिलेक्ट कर दे, इस पर सिलेक्ट कर दे, लेकिन यहाँ पर ग वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसे प्रदर्शित किया गया है? प्राकृतिक संपदा से समृद्ध, उजाड़, बंजर, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। कैसे यहाँ पर मालवा को दिखाया गया है? कौन सा बच्चा बताएगा? क ख ग घ, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है यहाँ पर क वाला, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध पाठ के आरंभ में मालवा को बताया गया है। ठीक है, तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा सैंपल पेपर था उसका पार्ट 1 वाला जो वीडियो था ये समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने दूसरे सैंपल पेपर का लगभग आधा जो है हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाया जाएगा जिसके अंदर इसी सैंपल पेपर के हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बोले तो जो आपका खंड ब है सेक्शन बी वो पूरा डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए हमने कवर कर लिया, खंड अ जो है इसको पूरा खत्म कर दिया दूसरे सैंपल पेपर का। ठीक है, आप जो है सैंपल पेपर का पीडीएफ अगर परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस में क्या और इम्प्रूव करना चाहिए वो भी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से